यूपीएससी और एमपीपीएससी की परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि इस टॉपिक के अंतर्गत कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो संबंधित होते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो संबंधित होते हैं फूड सिक्योरिटी और जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बफर स्टॉक से संबंधित होते हैं। तो ये यूपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर इस टॉपिक का संबंध दो और अन्य टॉपिक से है जिसके ऊपर पहले भी चर्चा की गई है। जैसे एक तो हो गया हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा जिसके ऊपर हमने चर्चा की है वो है हमारा फूड सिक्योरिटी सिस्टम। क्योंकि बफर स्टॉक जो है यानी सुरक्षित भंडार जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए। कौन से कार्यों को? पहले तो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, और दूसरा जो कि है वो खाद्य सुरक्षा के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बफर स्टॉक का निर्माण किया है। तो बफर स्टॉक जो है इसको अगर ऊपरी तौर पर देखें तो एक ऐसा स्टॉक हुआ जिसका उद्देश्य ये है कि अगर कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई आपातकाल हो जाता है, या कभी कोई अनाज का उत्पादन कम हो जाता है, या ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो जाती है जब हमारी जनता को भोजन का संकट खड़ा हो जाए, तो हमारे पास एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिस स्टॉक का उपयोग उस संकट के समय में किया जा सके। और वही काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। और बफर स्टॉक कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी आधुनिक समय में ही ये विकसित हुआ है। अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे और उससे भी पहले अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो उस समय भी मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा के जो स्थान थे वहां पर बड़े बड़े ग्रेनरीज बनाए गए थे। जैसे हड़प्पा में तो 6-6 पंक्तियों वाले ग्रेनरीज थे और मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार बनाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव सभ्यता के विकास के शुरुआती दौर में भी अनाजों को एकत्रित कर रखने की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। और आज जब हम बहुत विकसित हो चुके हैं और हमारे पास एक वैज्ञानिक तरीका है, अनाज का उत्पादन भी हम साइंटिफिक तरीकों से करते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अनाज का एक सुरक्षित भंडार बनाएं और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करें। हमने बफर स्टॉक के बारे में जब आप पेपर वगैरह में पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि जैसे महामारी है या कोई अकाल पड़ गया या कोई ऐसी समस्या आ गई, जब ऐसा महसूस होता है या कोई सरकारी योजना का क्रियान्वयन करना है, मिड डे मील योजना है, या किसानों को या गरीब और मजदूरों को सब्सिडी पर अनाज उपलब्ध कराना है, तो इस बफर स्टॉक को खोला जाता है और उससे बड़ी मात्रा में अनाज जो है उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी इन सब से संबंधित हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एक आंकड़े की बात करें तो अभी मार्च 2020 में अगर आप देखेंगे तो चावल का ही हमारे पास 309.76 लाख मेट्रिक टन अनाज का बफर स्टॉक है। चावल का, राइस का 309.76 लाख मेट्रिक टन केवल चावल का बफर स्टॉक था। और अगर गेहूं का देखेंगे तो खासकर मार्च के महीने में जो है हमारे पास 275.21 लाख मेट्रिक टन गेहूं का बफर स्टॉक बनाकर रखा गया था। ये बफर स्टॉक एक समान हमेशा नहीं रहता है क्योंकि इसकी क्वार्टरली समीक्षा की जाती है बफर स्टॉक की, जैसे जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में, मार्च में। और जिस तरह की फसल का उत्पादन होता है उस तरह के स्टॉक जो है कभी कम भी हो जाता है और कभी ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात बनाकर हमेशा रखना होता है कि कब कैसी जरूरत पड़ जाए और उस समय उस संकट की घड़ी में हमें किसी से आयात ना करना पड़े या हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े कि भाई हमारे पास अनाज नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ये एक बहुत विकट परिस्थिति होगी, तो इसीलिए बफर स्टॉक का कंसेप्ट विकसित किया गया। अगर बफर स्टॉक को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सरल सी एक परिभाषा है जो हम अपने दिमाग में आसानी से रख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और अप्रत्याशित
या आपातकाल से निपटने के लिए, खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और अप्रत्याशित आपातकाल से निपटने के लिए कुछ निश्चित वस्तुओं का संग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। यानी कि आपात स्थितियों से निपटने के लिए जो हम खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए जो हम अनाज का, जैसे गेहूं है, चावल है, कई बार मोटे अनाजों का और आजकल दालों का भी संग्रहण करके सरकार रखती है, तो वो जो संग्रहित जो हमारे पास अनाज होता है जिसका जरूरत पड़ने पर ही हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस, खासकर व्हीट यानी गेहूं और चावल का एक जो है हमारे पास एक स्टॉक है, व्हिच द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकार किसके थ्रू प्रोक्योर करती है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोक्योर करती है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका गठन 1965 में किया गया, 1965 में किया गया। और इसका मुख्य काम यही है कि भारत में जो फूड सिक्योरिटी है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि भारत में लोगों में जो हमारी गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जिन्हें खाद्यान्न का संकट खड़ा होता है, जिनके लिए उन तक सरकार जो है जब खाद्यान्न पहुंचाना चाहती है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस उद्देश्य से बनाया गया है। तो इस तरह से हम खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रख करके जब अनाजों का एक संग्रहण, एक भंडारण करते हैं, तो इसे हम जो है इसे हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये बफर स्टॉक के कॉन्सेप्ट का विकास किस तरह से हुआ और भारत में कैसे ये आया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना है और ब्रिटिश काल के दौरान भी, और जैसा मैंने बताया प्राचीन काल में भी ये देखा गया है। खासकर सिंधु घाटी सभ्यता से भी सीखने को हमें मिलता है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस तरह की ग्रेनरीज, इस तरह के भंडार बनाकर रखे गए थे। 1969 में 1969 में जो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी, उस दौरान ही ये बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आ गया था। During the fourth 5-year plan, the buffer stock concept was already developed. लेकिन बफर स्टॉक का कंसेप्ट आने से पहले ही हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में विकसित कर लिया था कि अगर बफर स्टॉक हम बनाएंगे तो बफर स्टॉक बनाने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए जो उस अनाज को इकट्ठा भी करें और इकट्ठा करके उसे सुरक्षित भी रख पाए। तो इसके लिए एक पब्लिक सेक्टर, एक सार्वजनिक उपक्रम ऑलरेडी फूड FCI एक्ट 1964 के आधार पर 1965 में विकसित किया जा चुका था, जो हमारी फूड पॉलिसी का एक हिस्सा था। इसके अलावा केवल FCI ही नहीं, भारत में धीरे धीरे और भी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास एक ऐसा कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है जो किसानों से या उत्पादकों से, जो अनाज का उत्पादन करते हैं, उनसे अनाज को संग्रहित कर लेते हैं और फिर उसे भी संग्रहित करने में सरकार की मदद करते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम, ये भी इसी तरह का काम करते हैं। तो FCI हो गया, NAFED हो गया और SFAC हो गया, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के भारत सरकार को मदद करते हैं इस बफर स्टॉक के निर्माण में। तो बफर स्टॉक का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि जब जरूरत पड़े तो उसमें से अनाज को निकाला जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसका मैंने आपको आंकड़ा इसीलिए बताया कि ये कितना बड़ा स्टॉक है, इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि भारत में अगर कभी कोई संकट आया भी, कोई प्राकृतिक हो या गैर प्राकृतिक हो, अगर अनाज का कभी संकट आया तो उस संकट को हम कई महीनों तक टाल सकते हैं। इसीलिए हमने बताया कि देखिए केवल चावल का ही हमारे पास 309.76 लाख मैट्रिक टन का जो है स्टोरेज था, बफर स्टॉक था। व्हीट का 275.8
उपलब्ध 1 लाख मैट्रिक टन का स्टोरेज यानी बफर स्टॉक हमारे पास था। तो ऐसे समस्याओं को हल करने के लिए फूड सिक्योरिटी सिस्टम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए बफर स्टॉक का विकास किया गया है। अगर इसको और व्यवस्थित ढंग से देखें कि आखिर बफर स्टॉक का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, क्या क्या चाहते हैं हम इससे, क्यों बनाना चाहते हैं बफर स्टॉक, तो देखिए सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है कि जब कोई कठिन राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक स्थिति निर्मित हो जाए, कठिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक स्थिति निर्मित हो जाए, तो प्रत्येक नागरिक को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें जरूरत होती है बफर स्टॉक की। यह हिस्सा है फूड सिक्योरिटी का, जिसे हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरी बात, अगर बाजार में मूल्य की अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है, यानी कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इनस्टेबल है कॉस्ट, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि बढ़ी हुई कीमतों पर वो उत्पाद को खरीद नहीं पाएंगे। तो मूल्य की अस्थिरता की स्थिति में, फसल की विफलता की स्थिति में, किसी साल ऐसा हो सकता है बाढ़ आ गया, कभी ऐसा हो सकता है अकाल आ गया, बड़े पैमाने पर चावल का, गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाया, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि गेहूं की फसल लगी है, टिड्डी का हमला हो गया, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं रहती हैं। तो अगर फसल की विफलता हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गया, मूल्यों में अस्थिरता आ गई, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई इमरजेंसी आ गई, तो इस अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी को कैसे सामना करेंगे, तो इसी जो हमारा सुरक्षित भंडार है यानी बफर स्टॉक है, इससे हम निश्चिंत होकर के उस समस्या का सामना कर पाएंगे। हमारे पास एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मिड डे मील योजना, स्कूल में बच्चों को भोजन देने का काम करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो गरीब और जो बहुत बेसहारा लोग हैं उन्हें भोजन देने का काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें हमें लोगों को भोजन उपलब्ध कराना पड़ता है, क्योंकि ये मिनिमम नीड है, न्यूनतम आवश्यकता है कि लोगों को भोजन मिले, खाना मिले, चाहे हम रोजगार दें या नहीं दें, लेकिन उनको खाना देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी एक्ट भी, जैसा कि हमने कल बताया, भी 2013 में आया कि भोजन प्राप्त करना सबका एक अधिकार है, राइट है। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई कि भाई बफर स्टॉक बना के रखो। बहुत सारी हमारे पास सरकारी योजनाएं हैं, सब्सिडी की योजनाएं हैं, भोजन उपलब्ध कराने की योजनाएं, तो उनके लिए अगर अनाज की जरूरत हो तो हम कहां से देंगे, तो जरूरत पड़ने पर हम बफर स्टॉक का जो हमारा जो खजाना है उसे हम देंगे उनको। मूल्य स्थिरीकरण, एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें ये होती है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया है, जो कॉस्ट होती है वस्तुओं की, उत्पादन कम हुआ, कीमत बहुत बढ़ जाती है। यानी जो गेहूं अभी 20 रुपए 25 रुपए किलो मिल रहा है, और कई बार ऐसा होता है अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गया, तो पता चला चावल का उत्पादन कम हो गया, गेहूं का उत्पादन कम हो गया। अब मूल्य इतनी ज्यादा बढ़ गई तो लोग, कई किसान हैं, मजदूर हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, वो नहीं खरीद पाएंगे। तो सरकार उन तक पहुंचाती है अनाज को एक निश्चित कीमत पर कि भाई कम से कम मिनिमम कीमत जो है इसकी इतनी रखी गई है और आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, आप उसे खरीद सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम इन्हें ये सहायता भी प्रदान करते हैं, और इस तरह से किसानों के हितों की रक्षा भी हो जाती है। कैसे, तो किसान जो अनाज उपजाते हैं, ज्यादा है, अगर ज्यादा उपज हो गई तो भी उनको कीमत मिलेगी, और अगर कम उपज हुई जिसके कारण लोगों को समस्या हो सकती है, तब भी हम उस समस्या को हल कर पाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों का सामना करने के लिए, चाहे मूल्य का स्थिरीकरण करना हो, चाहे किसानों के हितों की रक्षा करना हो, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाना हो, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना हो, कठिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या प्राकृतिक स्थितियों का सामना करना हो, या कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये बफर स्टॉक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार का काम करते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख करके बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है। इस तरह से अगर हम इसके लाभ की बात करेंगे तो इसी लक्ष्य से हमें लाभ भी हम बता सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो देखिए, इससे खाद्य आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होती है। फूड
जो इंडिपेंडेंसी है, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि हमारे पास जितना है मार्केट में है, बाजार में उपलब्ध है, वो तो है ही, और अगर कमी पड़ गई तो उसके लिए बफर स्टॉक है। तो आत्मनिर्भरता, एक आत्मविश्वास, देश के पास एक आत्मविश्वास रहता है कि हमें किसी दूसरे देश से ये सामान, बेसिक नीड का सामान आयात नहीं करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा की भी बचत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि देश के भीतर एक आत्मविश्वास का माहौल होता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, हमारे पास भोजन की समस्या खड़ी नहीं होगी, यानी लोग भूखों नहीं मरेंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है फूड सिक्योरिटी का। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अतिरिक्त अनाज मार्केट में आ जाता है, तो किसानों को पता चलता है उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है, तो सरकार एश्योर करती है कि आप चिंता मत करिए, आप उपजाइए, आपको जो कीमत है, जो निर्धारित कीमत हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर आपको जो है जितनी राशि तय की गई है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उससे थोड़ा अमाउंट हम बढ़ा करके आपको देंगे, जिसको प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, कि जिस दर पर सरकार जो है जिस दर पर सरकार किसानों से वास्तविक तौर पर अनाज खरीदती है वो कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा होता है और उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हम उस प्रोक्योरमेंट प्राइस से आपसे अनाज खरीदेंगे, आप अपना जो है उपजाने का काम कीजिए, हम आपको कीमत उपलब्ध कराएंगे। इसी के अलावा दो बातें और हैं। पहली चीज तो यह है कि किसानों को इससे काफी सपोर्ट मिलता है। The farmers get support in two manners. The first thing is that जब अधिक उत्पादन होता है तो कीमतें को गिरने नहीं देते, एक निर्धारित कीमत उन्हें मिल जाती है ना बाजार में, क्योंकि ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, कोई भी अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उसकी जो कीमत है वो गिर जाएगी। तो किसानों ने तो उसी तरीके से उपजाया है, लेकिन अगर उनको कीमत कम मिलेगी वो घाटे में आ जाएंगे, मायूस हो जाएंगे और आगे से वो उत्पादन के लिए हतोत्साहित हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, तो ये तो संकट खड़ा हो जाएगा। तो सरकार ने तय किया कि भाई इस क्षेत्र में डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, किसानों को एक निश्चित जो उनकी राशि है, जितना जो एक सपोर्ट प्राइस है उनको मिलना ही चाहिए, और इस तरह से किसानों का समर्थन हो जाता है और उनको एक निश्चित राशि मिल जाती है। तो मूल्यों में जो गिरावट होती है उससे किसानों को हम बचा ले जाते हैं। एमएसपी जो निर्धारित करते हैं तो उससे जो है एक निश्चित राशि उनको मिल जाती है और आगे के लिए वो उत्पादन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि लक्ष्य के अंतर्गत भी इसकी चर्चा हुई थी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए कोई सब्सिडी की योजना है, खाद्यान्न सप्लाई करने की योजना है। कोई स्कूल है जहां पर छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराने की योजना है, जिससे कि वो शिक्षा भी प्राप्त करें और उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, पोषण भी मिलता रहे। इस योजना को लागू करने की योजना। तो चाहे जिस भी तरह की योजना हो सरकार की, उन योजनाओं में अगर भोजन आवश्यकता है तो उस भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आधार का काम करता है, बेसिस, यानी कि बफर स्टॉक इज द बेस स्टॉक, यानी कि जो बफर स्टॉक है वो बेसिस स्टॉक बन जाता है और इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखेंगे, तो कई बार जो है हम अगर पुराने इतिहास में जाएं 1960 से पहले, तो आपने देखा होगा कि हमें कई बार आयात करना पड़ता था, गेहूं का आयात, चावल का आयात, दालों का आयात, तेल का आयात, और इस आयात के कारण हमारी बहुत सारी विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी जो है वो बर्बाद होती थी। और इससे भी बचाव हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बफर स्टॉक में जो हमारे पास बड़ी मात्रा में अनाज हम सुरक्षित रख लेते हैं, और ये सुरक्षित रख लेते हैं तब जब उत्पादन ज्यादा हुआ था, और जब उत्पादन कम हुआ तो हम इसे जो है बाजार में जारी कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चला सकते हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो आयात निर्यात की नीतियों का निर्माण करने में मदद करता है। अगर हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी बफर स्टॉक में भरा पड़ा है अनाज, तो हम बोल सकते हैं कि भाई गेहूं ज्यादा है, हमारे पास चावल ज्यादा है, हमारे पास दालें ज्यादा है, हमारे पास सोयाबीन का उत्पादन अच्छा हुआ, अगर किसी देश को जरूरत है निर्यात करो, इतना स्टॉक है हमारे पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम निर्यात भी कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा अर्न कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी कि भाई
इस साल उत्पादन कम हुआ और उत्पादन कम होने के कारण बाजार में कमी आ गई, तो कमी क्यों आएगी? तो इस जो हमारे पास बफर स्टॉक है, उस बफर स्टॉक से अनाज जो है हम बाहर निकालेंगे और उस बाहर निकालने के कारण क्या होगा, बाजार में मूल्य की स्थिरता बनी रहेगी और जरूरत की जो हमारे पास अनाज है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से बफर स्टॉक के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे बेसिक काम कर लेते हैं, ऐसे आधारभूत चीजों को हम कर ले जाते हैं जो कि सामान्य तौर पर लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। यही खासियत है इसकी कि लोगों को पता नहीं चलता कि बफर स्टॉक ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक आधार का काम करती है, फूड सिक्योरिटी का काम करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जिसपे हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को 75%, शहरी क्षेत्रों में 50% और लगभग औसत देखेंगे तो 67% लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उस सिस्टम को चलाने के लिए, फूड सिक्योरिटी को चलाने के लिए जो आधार है वो हमारा बफर स्टॉक है। तो इसीलिए बफर स्टॉक को बनाना सरकार की एक जिम्मेदारी भी है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये आधार का भी काम करती है। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की जो हमारी बफर स्टॉक की जो चुनौतियां हैं और चुनौतियों के साथ साथ उन चुनौतियों का हम सामना कैसे करेंगे और जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे।